तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली अपना लास्ट चैप्टर प्रायिकता शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 13.1, 13.2, 13.3 बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, जहाँ पर हमने आपको सिखाया कि माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, और लास्ट में हमने आपको सिखाया था कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। उसके बाद हमने आपका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करवा के एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाकर उसको समाप्त कर दिया था। आज हम लोग फाइनली एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारे मैथ का लास्ट चैप्टर है। पाठ का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रायिकता होती क्या है और प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। देखिए अगर हम ओवरऑल पूरे चैप्टर को मिलाकर अगर देखें कि सबसे सरल चैप्टर कौन सा है, वो जो सबसे सरल चैप्टर है हमको लगता है कि प्रायिकता ही है। ठीक है, प्रायिकता में देखिए बहुत ज़्यादा न तो जोड़ है, न तो घटाना है, न तो बहुत ज़्यादा गुणा करना है, न तो बहुत ज़्यादा भाग करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का हम दो वीडियो लेकर आएंगे। ये पहला वीडियो आप देख रहे हो जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करवाएंगे। दूसरी वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 25 तक क्वेश्चन आपका वहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कुल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो उसको छुड़वा देंगे। बाकी जो 24 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रायिकता का कि प्रायिकता होता क्या है। देखिए अगर हम सरल शब्दों में बताएं, बहुत ज़्यादा शब्दों का, कठिन शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे, क्योंकि देखिए पेपर में हमको परिभाषा नहीं लिखना है, पेपर में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो परिभाषा सिर्फ उतना ही जितना हमारे क्वेश्चन को वो समझा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल हम लोग प्रायिकता में बहुत ज़्यादा परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा पढ़ते रह जाएंगे तो परिभाषाएं तो बहुत हैं, पढ़ते पढ़ते हम लोगों का जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परिभाषाओं का जीवन समाप्त नहीं होगा। तो हमको केवल लिमिटेड चीज़ें ही जाननी है जो हमारे पेपर में काम आए। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो आगे चीज़ें मिलती जाएंगी और हम पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रायिकता का। अंग्रेजी में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का एक मतलब और भी होता है, संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना। संभावना दो तरीके से हो सकती है, एक आपका पॉजिटिव हो सकता है और एक आपका निगेटिव हो सकता है। कैसे? जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो में दो संभावनाएं अगर हम बात करें तो हो सकता है कौन सा, या तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, या तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में ही ना आए। दो संभावना हो सकती है। अब समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो क्या करोगे, स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, चले जाओगे। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको और अच्छे से देखोगे। समझ में आएगा तो उसमें भी दो संभावना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। जब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो उसको आप नोट डाउन करोगे और अच्छे से देखोगे। कम समझ में आ रहा है तो दोबारा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा देखोगे। यानी हर एक फील्ड में संभावना है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट में क्या होता है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी इसका डिसाइड होता है टॉस करके। जब टॉस किया जाता है तो वहाँ पर खिलाड़ी से जब सिक्का हवा में रहता है तभी पूछा जाता है कि आप हेड लेंगे या टेल लेंगे। तो वहाँ पर खिलाड़ी बोलते हैं या जो उनके कैप्टन रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारा हेड रहेगा या हमारा टेल रहेगा। सिक्का ज़मीन पर गिरता है और उनके अनुसार जो परिणाम आता है, अगर पॉजिटिव में आता है यानी उनका बोला हुआ आता है, तब तो उनको बैटिंग दे दी जाती है। नहीं तो वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से अपना जो भी वक्तव्य होता है वो उसको हार जाते हैं। तब सेकेंड वाली जो टीम का कैप्टन होते हैं उनको बोला जाता है कि बताइए आप जीत चुके हैं, टॉस आप क्या करेंगे। तो वो डिसाइड करता है कि बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो संभावना है
वो दो तरीके से हमारे साथ घट सकती है, या तो वो पॉजिटिव या तो वो निगेटिव। ठीक है, यानी प्रायिकता क्या है? एक तरीके की संभावना। संभावना दो तरीके से, एक तो होता है पॉजिटिव सकारात्मक और एक होता है निगेटिव नकारात्मक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए प्रायिकता में क्या होता है कि जितनी भी संभावनाएं बनती हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है यादृच्छिक परीक्षण। क्या बोला जाता है? यादृच्छिक परीक्षण। जैसे अगर हम एक सिक्के को हवा में उछालें, जब सिक्के को हवा में उछालेंगे तो जब सिक्का हवा में उछल कर नीचे की तरफ गिरेगा, जमीन पर गिरेगा, तो दो ही संभावना हो सकती है, या तो उस सिक्के पर हेड आएगा या तो उस सिक्के पर टेल आएगा। अब आप कह सकते हो कि सर ये बताइए, अगर सिक्का जमीन पर गिरे और वो खड़ा हो जाए तो क्या होगा? या सिक्का, एक फिल्म है उसमें देखा जाए तो एक ही सिक्का रहता है लेकिन दोनों पहलू सेम सेम रहते हैं, हेड और हेड ही रहते हैं। अगर आप अनुमान लगा रहे होगे तो हम उस फिल्म को आप गेस कर पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि हेड हेड ही रहता है। लास्ट में क्या होता है कि जो दो हीरो रहते हैं उनमें से एक हीरो की मृत्यु इसी वजह से हो जाती है कि सिक्के पर हेड हेड ही रहता है और वो जो है वो जीत जाता है। ठीक है, और उसको लास्ट में क्या करना पड़ता है? अपने जीवन को त्यागना पड़ता है। तो वो तो फिल्मों की बात ही है, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। तो सिक्का जो होता है अगर हम उसको हवा में उछालते हैं तो सिक्के पर दो परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये जो दोनों परिणाम हैं यानी जो दोनों संभावनाएं हैं इनको मिलाकर लिखा जाए तो इसको बोला जाता है यादृच्छिक परीक्षण। यानी जो हम लोग परीक्षण करते हैं, परीक्षण का मतलब सिक्का को हम हवा में ऐसे उछाल दिए तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, और वो जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया या तो हेड या तो टेल, उसी को बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण। ठीक है, और जो आता है उसको बोलते हैं यादृच्छिक चर। जैसे हमने आपसे कहा कि हम सिक्के को हवा में उछाल रहे हैं। ठीक है, सिक्के को हवा में उछाल रहे हैं तो सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो हेड और टेल आया इन दोनों को मिलाकर हम लोगों का एक समुच्चय बनता है। देखिए समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। जब आप कक्षा 11वीं में जाओगे तो पहला ही चैप्टर है आपका समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि देखिए जो समुच्चय होता है उसको हमेशा हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यश बराबर एच कामा टी। एच मतलब हेड, टी मतलब टेल। ठीक है, अब ये जो यश है ये है क्या? इसको बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण। ठीक है, और जो आया है यच और टी इसको बोलते हैं यादृच्छिक चर। तो इस तरीके से हमने समझा कि यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। यानी जब आप कोई भी काम करते हो तो जो कुल संभावना निकल कर आती है उस कुल संभावनाओं का समुच्चय ही क्या होता है? यादृच्छिक परीक्षण होता है। ठीक है, अब जैसे हमने सिक्का का बात किया ऐसे ही हम अगर कहें कि एक पासा ले लीजिए। पासा से मतलब ये है कि जो आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी में जो लूडो का इस्तेमाल होता है जिस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसी को यहाँ पर पासा बोलता है। एक्चुअल में पासा जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, पासा में दो ठो होता है, उसमें आप देखोगे कि 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6 यानी 12 12 तक होता है। तो वहाँ पर जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो पासा ऐसा होगा कि जो लूडो का गुट्टी होता है जिसमें हम लोग 1 से लेकर 6 तक अंक लिखते हैं या लिखा रहता है, उसको हम लोग ऐसे डब्बा में भर के फेंक देते हैं तो उस पर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है, वो पासा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी पासे को हवा में ऐसे फेंक दें और फेंकने के बाद जब वो हवा में रहेगा तो कुल जो संभावना निकल कर आएगी उसको बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण। यानी जैसे अगर हम पासे को फेंकें, ठीक है, तो पासे को फेंकें और पासा हवा में रहे तो जो हवा में रहेगा उस समय क्या आपके मन में आ सकता है? आपके मन में आ सकता है या तो पासे पर 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। यानी पासे पर जो अंक अंकित है 1 से लेकर 6 तक, उनमें से कोई भी एक आ सकता है। ये कल्पना आपके मन में तब तक बनी रहेगी जब तक वो पासा जमीन पर गिर नहीं जाता
और कोई अंक आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। यानी पासा ज़मीन पर गिरा, अगर उस पर 6 आया है, इसका मतलब ये है कि कुल संभावना हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बन रही थी। उसमें से एक संभावना सही साबित हुई कि उस पर कितना अंक आ गया, 6 आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो आपने समझ लिया कि यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। यानी जो कुल संभावनाओं का समुच्चय होता है उसी को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यादृच्छिक परीक्षण या बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें से एक चीज और आता है ई। ई जो होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका एक तरीके से संभावित परिणाम, या ऐसे कहें कि चुनी गई संख्या या चुनी गई संभावना। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, जैसे आप समझिए कि हम एक पासे को हवा में उछाल दिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उस पर अंक 6 आए और वो 6 आ भी जाता है। इसका मतलब ये है कि हम पासे को जब हवा में फेंक रहे थे तो हमारे मन में कुल 6 संभावनाएं बनकर आ रही थी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। लेकिन उन संभावनाओं में से जो हमने चुना वो ये चुना कि पासे पर 6 आ जाए तो हमारा काम बन जाए। और जब पासा जमीन पर गिरा तो देखा हमने कि उस पर 6 ही आया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो चुना वो 6 को चुना और 6 आ गया। तो जो हमने चुना अगर वही आ जा रहा है तो उसको बोलते हैं चुनी गई संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो यस मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 था। ई मतलब चुनी गई संख्या, चुनी गई संभावना जो कि 6 था और 6 आ भी गया। अब बात कर लेते हैं कि ये तो आपका समुच्चय में लिखा है, लेकिन जो प्रायिकता होता है वो आपका ऐसे तो आएगा नहीं। प्रायिकता आता है संख्या में, ठीक है। तो संख्या में कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए जब अगर हम इसको संख्या में लिखें, अभी तो ये समुच्चय में लिखा है, अगर हम इसको संख्या में लिखेंगे तो संख्या में यन से दर्शाते हैं, यन यस। तो यन यस का मतलब होता है नंबर ऑफ यादृच्छिक परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल 6 लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर यन यस, यन यस का यन ई कर देते हैं। यन ई का मतलब होता है वह संख्या जो आपने चुना था। तो आप देखोगे यहाँ पर 6 लिखा है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि यन ई का मान 6 है, जबकि ये सरासर गलत है। यन ई का मान 6 नहीं है, यन ई का मान 1 है। कितना है, 1। आप कहोगे सर 1 कैसे, देखिए यहाँ पर कुल 6 संभावित परिणाम हैं जिनमें से आपने एक को चुना है, और वो जो एक परिणाम आपने चुना है उसका मान 6 है, ना कि उस परिणाम का मान 6 है। कहने का मतलब ये है कि आपने कुल 6 परिणाम देखा, 6 में से आप 6 तो चुन नहीं रहे हो, 6 में से आप चुन रहे हो एक वाले को। यानी एक ऐसा परिणाम जो कि आपके पक्ष में है, वो कौन सा है, वो है 6। तो 6 है मतलब इसकी संख्या कितनी है, ये एक ही ठो लिखा है ना। इसका मतलब ये है कि यनई का मान 6 न होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यनई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं प्रायिकता का। देखिए जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है जैसे पीई बराबर, पीई का मतलब होता है प्रायिकता चुनी हुई संख्या का, यानी जो संख्या हम चुनते हैं उसकी प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता बराबर सिंपली फार्मूला, हालांकि किताब में तो बहुत सारा बैठा बैठा के लिखा रहता है कि मतलब ये वाली संख्या लिख लीजिए, ये शब्द लिख लीजिए। आप सिंपल सा इतना देखिए, चुनी गई संख्या, यहाँ पर चुनी गई संख्या, या जो आपने परिणाम सोचा था वो, बटे में कुल संख्या, ठीक है। यहाँ पर आपको किताब में चुनी गई संख्या या कुल संख्या के अलावा कुछ और लिखा मिलेगा, बट आपको याद करने के लिए सिर्फ इतना है कि जो आप परिणाम चुन रहे हो वो बटे में कुल संभावित परिणाम, जिसको हमने लिख दिया कुल संख्या।
ताकि आपको याद रहे, चुनी गई संख्या बटा कुल संख्या। यानी जो प्रायिकता होगा वो आपका चुनी गई संख्या यानी जो परिणाम आपने सोचा है बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो कुल संख्या यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें इस पासे वाले का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए चुना है हमने किसको, चुना है हमने कि संख्या पर 6 प्राप्त हो, तो इसकी संख्या कितना है, 1 है, तो यहाँ पर चुनी गई संख्या है 1। यानी इन 6 में से हमने किसी एक को चुना है और वो है आपका 6, और बटे में कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कुल संख्या है आपका 6। यहाँ पर 6 लिख देते हैं। यानी जो प्रायिकता है वो आपका कितना आ गया, 1/6। ये तो हो गया यहाँ पर प्रायिकता से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी। अब और अधिक जानकारी आपको और देते हैं, ठीक है। मेजर जानकारी यही थी, लेकिन कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी जान लीजिए। देखिए, प्रायिकता में जो घटना घटित होती है, प्रायिकता में जो घटना घटित होती है उसको बोलते हैं संभव घटना। क्या बोलते हैं, संभव घटना। और इसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। यानी कोई घटना अगर घटित हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, संभव घटना, और उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी घटना अगर घटित नहीं हो रही है या घटित नहीं हो सकती उसको बोलते हैं असंभव घटना। उसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना। जैसे अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल दें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी आयु में वृद्धि कर रहे हैं, यानी हमारी जो उम्र है वो लगभग धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हमारा संभव घटना है कि यानी हमारी उम्र धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, संभवतः हम बड़े हो रहे हैं। बट अगर कोई आपसे कहे कि नहीं नहीं, आपकी उम्र धीरे धीरे छोटी हो रही है, मतलब आप युवा से बच्चे बनते जा रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ, क्या ऐसी घटना घटित हो सकती है कि कोई मनुष्य युवा है और वो बच्चे के रूप में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा कभी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी तक तो हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, असंभव घटना। यानी जो घटना घटित हो सकती है उसको बोलते हैं संभव घटना, और उसकी अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1। और जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं, ठीक है। और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। यानी जो आपका प्रायिकता होता है उसका मान हमेशा 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा। यानी 0 हो जाएगा तो वो तो असंभव घटना हो जाएगी। यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर आप सवाल लगा रहे हो और आपका प्रायिकता का मान 1 से बड़ा आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका सवाल गलत है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आती, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई कहे हमने प्रायिकता निकाला है और इसका मान -1.5 आ रहा है, क्या ये मान सही है, तो आप डायरेक्ट उसको बोलिएगा कि आपका उत्तर गलत है। क्यों गलत है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता और 1 से भी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि देखिए हमने प्रायिकता निकाला है और इसका मान 2 आ रहा है, तो आप बोल दीजिएगा कि ये तुम्हारा सवाल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास 3-4 प्रायिकता दिया हो और उन सभी को जोड़ा जाए तो उन सभी का जो अधिकतम मान होगा वो 1 होगा। तो ये नियम होता है, किताब में दिया भी होगा कि सभी प्रायिकताओं का योग जो है वो 1 होता है। यानी कुल प्रायिकता को अगर आप जोड़ दें तो उन सभी का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आपने इतनी बात समझ में आई आपको।
यानी हमने आपको बताया कि जो घटना घटित हो सकती है उसको बोलते हैं संभव घटना और उसकी अधिकतम प्रायिकता 1 होती है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसको बोलते हैं असंभव घटना, उसकी प्रायिकता 0 होती है। फिर हमने आपसे कहा देखिए जो प्रायिकता होता है उसका मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको समझाया कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में प्रायिकता कभी नहीं निकल सकता और प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आई। कुछ चीज़ें और हैं, जान लीजिए। जैसे आप समझिए कि जब हमने आपको बताया कि प्रायिकता का मतलब संभावना यानी प्रोबेबिलिटी होती है, तो संभावनाएं दो तरीके से होती हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। और पॉजिटिव और निगेटिव अगर इन दोनों संभावनाओं को जोड़ दिया जाए तो उसका मान हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी प्रायिकता का मान हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कुल अगर प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं, यानी पॉजिटिव प्रायिकता यानी सकारात्मक संभावना और नकारात्मक संभावना दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, यानी 1 बना देंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें, मान लेते हैं कि हम किसी संख्या की प्रायिकता निकालें और उस प्रायिकता को हम दर्शा दिए पीई से। जो पीई होता है वो आपका सकारात्मक यहाँ पर प्रायिकता होता है, ठीक है। पीई क्या होता है? एक तरीके से सकारात्मक, यहाँ पे लिख भी देते हैं सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, सकारात्मक प्रायिकता होता है। अगर हमको नकारात्मक प्रायिकता दर्शाना होगा तो क्या हम पीई से दर्शाएंगे? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पीई और यहाँ पर ऊपर ऐसे डैश मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ मिलेगा या यहीं मिलता है, अक्सर तो यहाँ लगा रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नकारात्मक प्रायिकता। नकारात्मक प्रायिकता का मतलब क्या होता है? निगेटिव प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा नकारात्मक प्रायिकता। अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी यहाँ पर लिख देते हैं पीई यानी सकारात्मक फिर प्लस पीई डैश यानी नकारात्मक, इनको जोड़ दें, इनका योगफल कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। यानी किसी काम को करने की संभावना प्लस उस काम को न करने की संभावना, इन दोनों संभावनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। यानी पॉजिटिव प्रायिकता प्लस निगेटिव प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो इसको हम लोग अब इरेज करेंगे और अब आपके सवाल की तरफ बढ़ेंगे। लगभग जितनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। इसके अलावा अगर सवाल में अतिरिक्त जानकारी आती है तो हम उसी सवाल के नीचे पहले उसको समझा देंगे फिर लगवाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और आपके सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो इसको पहले मिटा दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका लग चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला, इसको हम लोग भरेंगे आराम से, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यानी जो आपके कथन दिए हैं इसको आपको भरना है, यानी पूरा करना है। कैसे करोगे आप? देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे घटना ई की प्रायिकता, यानी ई मतलब होता है पॉजिटिव घटना की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर, यहाँ पर खाली स्थान है आपको भरना है। देखिए घटना ई की प्रायिकता का मतलब क्या होता है? पीई, फिर प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता होता है पी डैश ई। और अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव घटना प्लस निगेटिव घटना इन दोनों की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 भरा जाएगा। तो पहले में आप क्या भर दोगे? 1, ठीक है। पहले वाले में क्या भरोगे? यहाँ पर आप 1 भरोगे और यही आपका आंसर है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, मतलब इसी का दूसरा। कुल 4 या 5 ठो हैं, 5 ठो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो आप बताओ
उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को बोलते हैं असंभव घटना। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर ये पूछा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए उसकी प्रायिकता आपका यहाँ पर पहले में भरा जाएगा 0, फिर कामा, फिर आगे लिखा है ऐसी घटना कहलाती हैं। तो ऐसी घटना क्या कहलाती हैं? असंभव घटना। ऐसी घटना क्या कहलाएंगी? असंभव घटना कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए असंभव घटना। इतनी बात समझ में आया? यानी ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती उनकी प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। इतनी बात समझ में आया? हमने इसको समझाया भी था आपको। तीसरा जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर? उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो उस घटना की प्रायिकता होती है 1। ठीक है, उसके बाद ऐसी घटना कहलाती है। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? संभव घटना। ठीक है, यानी वो घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या है? 1 है, और ऐसी घटना को क्या बोला जाता है? संभव घटना। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर चौथा। चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है तो कितना है? तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रयोग किए गए हैं उन सभी संभव घटनाओं की अगर हम प्रायिकता निकालें और उन सभी प्रायिकताओं को जोड़ दें तो उनका मान क्या होगा? तो उनका जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा? 1, क्योंकि आप जानते हो प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चौथा है उसमें क्या भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। ठीक है, यानी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योग है वो है 1। अब चलते हैं पांचवा। पांचवा में क्या कह रहा है आपसे? देखिए पांचवा में ये कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। यानी पहला वाले में आप 0 भरोगे और दूसरा वाले में भरोगे 1। यानी किसी भी संख्या या किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो या तो 0 होती है या 0 के बराबर होती है, या वो 1 होती है या 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो वही लिखा था किसी घटना की प्रायिकता, तो यहाँ पर भरेंगे 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा फिर भरेंगे 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भरना वाला हम बताए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब क्या होता है? समप्रायिक का मतलब होता है 50-50। 50-50 का मतलब क्या होता है? जैसे अगर सिक्का उछाला गया है, ठीक है, और जब सिक्का हवा में है तो 50-50% की संभावना बन जाती है कि उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी सिक्के पर दो पहलू होते हैं और दोनों का आने की जो संभावना है वो 50-50% रहती है। पूरा 100% कोई श्योर नहीं रहता कि सिक्का हवा में फेंका गया है तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। वो 50-50% पर बट जाता है। यानी 50-50% पर बटने से मतलब ये है कि 50% तो उसके मन में ऐसा रहेगा कि हो सकता है हेड आए और 50% उसका मन ये कहता है कि हो सकता है टेल आए। यानी किसी घटना में अगर दो संभावनाएं बने, पॉजिटिव बने और निगेटिव बने, और वो दोनों बराबर बराबर के हकदार हैं, तो ऐसी घटना को बोला जाता है समप्रायिक। ठीक है, यानी ऐसी घटना जिनमें प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। निगेटिव का भी उतना ही चांस है तो पॉजिटिव का भी उतना ही चांस है, तो इसको बोला जाता है समप्रायिक। तो यहाँ पर देखिए जो 4 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, दूसरा में 4 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है,
उन चारों को अगर हम ध्यान से देखें, इसका देखिए किताब में उत्तर कुछ और दिया है, अगर इसका हल देखेंगे तो इसमें कुछ और दिया है, तो हम लोग अपने से समझ के लिखेंगे। हालांकि ये बोर्ड पेपर में पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि कभी पूछा जाए, हमें नहीं लगता कि ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इसको हमें पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम देखें कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो देखिए ड्राइवर है, वो ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को चलाने का प्रयत्न कर रहा है। तो आप समझिए एक कार है, एक ड्राइवर है, ड्राइवर कार को चलाने का प्रयत्न करता है, तो इसमें दो संभावनाएं बन सकती हैं। या तो वो कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या तो वो कार नहीं चलेगी। जैसे आप समझिए कि अगर वो कार खराब है तो क्या ड्राइवर उसको चला पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो कार अच्छी है तो ड्राइवर उसको चला लेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर 50-50% की संभावना है कि ड्राइवर कार चलाने गया है तो वो कार को चला भी सकता है और नहीं भी चला सकता। अब चलाने से मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर को कार चलानी आती है कि नहीं, भाई वो ड्राइवर इसीलिए बना है कि उसको कार चलानी आती है। बात यहाँ पर फंसता है कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है या नहीं हो जाती। अगर वो ख़राब है, उसमें कोई टेक्निकल इशू है, तो हो सकता है कि वो चलाने का प्रयत्न करे बट वो कार चल ना पाए। बट अगर कार सही है तो ड्राइवर उसको क्या करेगा, ईजिली चला लेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 50-50% की संभावना बनती है, जबकि आपकी किताब में ऐसा नहीं दिया है। ये हम लोगों के पढ़ने से ऐसा लगता है, तो इसको हम मानेंगे कि यह घटना क्या है, समप्रायिक है। ये घटना क्या है आपका, समप्रायिक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर ड्राइवर है, वो कार चलाने का प्रयत्न करेगा तो कार तो जाहिर सी बात है चलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कार वो चलाने का प्रयत्न करेगा ज़रूर, लेकिन दो संभावना है, कार चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं डाल पाती। जैसे अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हमारे हाथ में बैट है तो दो संभावनाएं बनती हैं। गेंदबाज जो गेंद फेंक रहा है, या तो हम इसको हिट कर सकते हैं या तो वो गेंद बिना हिट हुए कीपर के पास पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रयत्न किया, अब वो गेंद हिट हुई या नहीं हुई, ये चांसेस 50-50 के हैं। यानी अगर वो गेंद को मार देगा तब तो मान लेते हैं रन के लिए हो सकता है दौड़े, बट अगर वो हिट ही न कर पाए तो वहीं खड़ा रहेगा। यानी गेंदबाज द्वारा जब गेंद फेंकी गई तो खिलाड़ी उसको या तो बैट से हिट करेगा या नहीं कर पाएगा। इसकी संभावना क्या है, 50-50% है। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी हैं वो क्या करती हैं कि बास्केट को उठाकर बास्केट में डालने का, बास्केटबॉल को उठाकर बास्केट में डालने का प्रयत्न करती हैं। तो यहाँ पर दो संभावनाएं होती हैं, या तो वो बास्केट में बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाती हैं या तो वो नहीं डाल पाती, ठीक है। बहुत बढ़िया क्या होता है कि हम ऐसे उठा के बास्केटबॉल को फेंकते हैं, लेकिन वो क्या करता है कि वो जो गोला बना रहता है इस तरीके का, आप देखे होंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक बास्केट होता है, यहाँ पर नेट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये नेट होता है और इसी में बास्केटबॉल को क्या करना रहता है, डालना रहता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या करते हैं, बास्केटबॉल को उठाकर इसी में डालते हैं। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे फेंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, या तो डिस्टेंस की वजह से या तो हमारा हाथ इधर उधर हो जाता है, हम फेंक नहीं पाते। इसका मतलब ये है कहने का कि बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं, वो क्या करती हैं, बास्केट को उठाकर इस बॉल में मतलब इस बास्केट में डालना चाहती हैं। लेकिन होता क्या है कि वो उस बास्केटबॉल जो है वो बास्केट में चला जाता है या नहीं डाल पाती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी घटना क्या है, एक तरीके से समप्रायिक है। हम ये मान कर चलते हैं कि ये घटना क्या है, समप्रायिक है। इसमें भी आपका मतभेद हो सकता है कि सर ये बताइए, वो तो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी हैं तो बास्केट को जरूर बास्केटबॉल को बास्केट में तो जरूर ही डाल पाएंगी। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है हो पाए, ठीक है। यहाँ पर दो संभावनाएं क्रिएट हो सकती हैं, तो हमने उसी संभावना को ध्यान में रखकर इसको क्या लिख दिया, समप्रायिक लिख दिया, ठीक है। जबकि आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ दिया है तीसरा और चौथा वाला कि ये घटना समसंभावित घटना है, ठीक है।
जबकि हमको ऐसा लगता है कि दूसरा और पहला और दूसरा भी होना चाहिए, तो हमने इसको पहला और दूसरा को समप्रायिक लिख दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब देखते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, यानी बताया जाता है कि वो क्वेश्चन गलत है या वो सही है। ठीक है, उत्तर सही है या गलत होगा, तो यहाँ पर देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या नहीं। आपने साइंस पढ़ा होगा तो देखा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या नहीं। तो अब जो जानने वाले होंगे वो कहेंगे सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, या बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, प्रकाश तो टेढ़े मेढ़े गति करता है। तो दो आपके संभावनाएं बन जाती हैं, या तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हो या तो आप उस प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हो। जैसे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसमें पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछने के बाद 4 विकल्प दे देगा। अब उन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा। अब आपको जानकर उसको टिक लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है। अगर आप उसका उत्तर जानते हो तो बड़ा इजीली टिक कर पाओगे, नहीं जानते हो तो आपसे गलत हो जाएगा। यानी प्रश्न पूछा, प्रश्न के बाद उसका उत्तर देना है। उत्तर में दो संभावनाएं बन गई, आप उस प्रश्न का उत्तर सही देते हैं या उत्तर गलत देते हैं। ये बताइए कि समप्रायिक है कि नहीं है। ये तो समप्रायिक है। क्यों भाई साहब, एक प्रश्न है उसका दो तरीके से उत्तर दिया जाएगा, एक वो जो सही उत्तर रहेगा, एक वो जो गलत उत्तर रहेगा। इसका मतलब ये है कि प्रश्न पूछने की जो संभावना है उसमें ये जो घटना निकल कर आई ये समप्रायिक है। समप्रायिक, ठीक है, ये क्या है आपका समप्रायिक है। यानी एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या नहीं है, यह घटना क्या है, एक तरीके से समप्रायिक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चौथा का। चौथा क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो देखिए लिखा है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। तो आप बताइए, बच्चे का जन्म होगा तो या तो वो बॉय होगा या तो वो गर्ल होगा। ठीक है, तो इसकी भी घटना क्या है, समप्रायिक है, क्योंकि 50-50% की संभावना होता है कि या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगा। ठीक है, ये भी घटना क्या है, एक तरीके से समप्रायिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने समाप्त कर दिया। इसमें देखिए अगर आप उत्तरमाला खोल के देखोगे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उत्तरमाला से मिलाने लगते हैं। तो ये वाला और ये वाला घटना उनको समप्रायिक नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा क्वेश्चन नंबर तीसरा समप्रायिक है और क्वेश्चन नंबर चौथा समप्रायिक, जबकि हमारे हिसाब से ये चारों घटना क्या है, समप्रायिक है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये घटना समप्रायिक नहीं है, इसी वजह से हमने चारों में क्या लिखा है, समप्रायिक लिखा है। और ये बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाता, पहले ही बता दें। आप अगर प्रायिकता को पढ़ रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, कि इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं लगाना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए कोई भी खेल अगर शुरू होता है, दो टीमें हैं तो दोनों टीमों में से पहले टीम बैटिंग लेगी या बॉलिंग लेगी, या फुटबॉल का ही खेल हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फुटबॉल का, हम क्रिकेट से रिलेट कर दिए उसको, बट फुटबॉल से ही रिलेट करें तो फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है, वहाँ पर होगा क्या कि एक सिक्का को उछाला जाता है। और ये जो सिक्का है, ये सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए हमने आपको सिक्के के बारे में बताया कि देखिए जब आप सिक्के को ऐसे उछालते हो तो सिक्का जब हवा में रहता है तो वहाँ पर हेड और टेल के आने की जो संभावना है वो 50-50% है। यानी हेड आ सकता है, इसकी संभावना 50%, टेल आ सकता है, इसकी संभावना 50%। यानी जो सिक्का है वो एक तरीके से समप्रायिकता को दर्शाता है। यानी सिक्का उछालना समप्रायिक इसलिए माना जाता है या न्याय संगत इसलिए माना जाता है
क्योंकि जो सिक्का है वो एक तरीके से समप्रायिकता को दर्शाता है। समप्रायिकता का मतलब 50-50% की संभावना को दर्शाता है। इसी वजह से फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय बॉल कौन सी टीम पहले लेगी उसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। तो अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो आप थोड़ा सा, यहाँ पर सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आपका सिक्का होता है समप्रायिक समप्रायिक होता है। समप्रायिक का मतलब होता है समप्रायिकता को दर्शाता है, यानी बराबर बराबर संभावनाओं को बांट देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्का समप्रायिक होता है, यानी सिक्के पर जो पहलू हैं वो समप्रायिकता को दर्शाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ भी नहीं करना, सोचिए प्रश्नावली 1.1, 1.2 जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था आपको, बट इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। इसी वजह से हमने आपको शुरू में ही बताया कि प्रायिकता आपका इजी चैप्टर हो सकता है अगर आप थोड़ा सा समझदार बन जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर हो चुका। इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ठीक है, प्रायिकता का ये क्वेश्चन आप हल्के मत लीजिएगा, ये 1 नंबर आपको दिलवा सकता है, बहुविकल्पी में ये पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन यहाँ पे लिख के आपको समझाएं तो ए वाला ऑप्शन है आपका 2/3, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो है -1.5, सी वाला जो ऑप्शन है वो है 15% और डी वाला जो ऑप्शन है वो है 0.7। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रायिकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देखो ये 3/2 है, जब 3 से आप 2 में भाग करोगे तो रिजल्ट आएगा 0.666 ऐसे चलता जाएगा, जो कि 1 से छोटा है, मतलब ये तो आपका प्रायिकता हो सकता है। इसको देखा जाए 1.5 1 से बड़ा है, ऊपर से ये ऋणात्मक है, जबकि आपको अभी हमने आपको बताया था कि प्रायिकता जो है उसका मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी उस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 15% जो है ये प्रायिकता हो सकता है कि नहीं, तो देखिए ये प्रायिकता होगा, क्योंकि प्रतिशत को हम बटा 100 कर देंगे, 100 से भाग करेंगे अगर 15 में तो आएगा 0.15, जो कि आपका 0 से मतलब कि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और यहाँ पर 0.7 है, तो ये तो प्रायिकता होगा ही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी सब संख्या एक तरीके से प्रायिकता हो सकती है, लेकिन ये जो -1.5 है ये प्रायिकता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऋणात्मक है और 1 से बड़ा भी है। हालांकि 1 से छोटा भी रहता तब पर भी ऋणात्मक होने की वजह से ये प्रायिकता में काउंट न होता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये बोर्ड पेपर में पूछ लेता है। ये 2 नंबर में पूछता है। लिखा है यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता बताइए। देखिए यहाँ पर ये दिया है PE, यानी इसकी प्रायिकता है 0.05। हमसे क्या पूछा है P-E, यानी पॉजिटिव की प्रायिकता दिया है, निगेटिव की प्रायिकता हमसे पूछा है, जबकि हम लोग जानते हैं
कि पॉजिटिव प्रायिकता प्लस निगेटिव प्रायिकता दोनों को जोड़ दें तो मान क्या होगा, 1 होगा। यानी अगर हम लोग PE फिर प्लस PE नहीं को जोड़ें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमको PE का मान पता है 0.05 और यहाँ पर ये हो जाएगा P डैश E बराबर 1। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो P डैश E बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5। तब P डैश E बराबर क्या हो जाएगा, 0.95 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी जो P डैश E बराबर क्या होगा, 0.95। तो इस तरीके से हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला है संतरे की महक वाली गोली है, दूसरा है नींबू की महक वाली गोली है। तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये बॉक्स है, एक तरीके से थैला मान लीजिए। इसमें केवल और केवल नींबू की गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी क्या करती है, इसमें से मालिनी इसमें से एक गोली निकालती है। अब वह गोली पहला आपसे पूछ रहा है कि संतरे की है कि नहीं है, यानी संतरे की महक वाली है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि मालिनी जो गोली निकाली है वो संतरे की महक वाली गोली है। तो आप समझिए कि थैले में केवल और केवल नींबू की गोलियां हैं, तो संतरे का कैसे निकलेगा। इसका मतलब संतरे की गोली उसमें से निकलेगा ही नहीं। भाई साहब थैला है, थैले में अगर आप केवल नींबू की महक वाली गोली रखें हैं तो उसमें से संतरे की गोली कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब ये घटना घटेगी ही नहीं, और जब ये घटना घटेगी ही नहीं तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, 0। इसकी प्रायिकता को आप क्या लिखोगे, 0। ठीक है, यानी संतरे की महक वाली गोली निकाली है मालिनी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा पूछा है नींबू की महक वाली है। यहाँ पे लिखेंगे नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है, यानी जो गोली निकाली गई है मालिनी के द्वारा वो नींबू की महक वाली गोलियां हैं। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो ये तो घटना घटेगी और ये घटना घटेगी तो इसको अधिकतम प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। यानी संतरे की गोली जो है निकाली जाएगी उसकी प्रायिकता 0 है, और नींबू की महक वाली गोली निकाली जाएगी इसकी प्रायिकता 1 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये इतना इजी क्वेश्चन आता है, तो प्रायिकता में इतना ही इजी आता है, बस आपको समझने का फेर है। एक बार आप समझ गए प्रायिकता को तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। सोचिए हम कौन सा यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाना करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, और हमारा उत्तर फटाफट आता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 विद्यार्थी हैं, ऐसे समझिए 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट में 2 और 1 कर देते हैं, ठीक है। अब बात है 2 वाले की, तो कह रहा है कि अगर आपके पास 3 विद्यार्थी हैं और इन 3 विद्यार्थियों में से
दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं पड़ता, नहीं पड़ता मतलब निगेटिव, तब P डैश ई बराबर दिया है, यानी दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं पड़ता, इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता है 0.992। ठीक है, तो आप बताइए कि इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़े, इसकी क्या प्रायिकता है? तो एक ही दिन पड़े मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव वाला पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव प्रायिकता पूछ रहा है, जबकि निगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता बताइए। तो आप जानते हो, क्या जानते हो? पॉजिटिव प्रायिकता यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, इन दोनों का मान क्या होता है? एक होता है अगर इनको जोड़ा जाए तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाला आपसे पूछा जा रहा है, जबकि निगेटिव वाला दिया है 0.992 बराबर 1। तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, तब PE बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो यहाँ पर अगर हम इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा? 0.008। ठीक है, ये हो जाएगा 0.008, क्योंकि 8 2 10, 9 1 10, 9 1 10 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका है। यही हमारा क्या है? फाइनल उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 7वां भी हमारा समाप्त हो चुका। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, और कोई भी समस्या या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए, यहाँ पर उसको लिख सकते हो कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको बता देंगे। इसको मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब होता है आपने हाथ डाला और बिना कुछ जाने गेंद को निकाल लिया, यानी प्री प्लान्ड नहीं है। ठीक है, यानी आपने सोच कर ये नहीं डाला हाथ की हम लाल गेंद ही निकालेंगे या काली गेंद ही निकालेंगे। ठीक है, आपने स्वतंत्रता पूर्वक मतलब एक नॉर्मल तरीके से हाथ डाला और उसमें से गेंद निकाल लिया। वही कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है या इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो? यहाँ पर आप देखिए, एक तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर है थैला। ठीक है, अब ये जो थैला है इसमें दो प्रकार की गेंदें हैं, एक है लाल और दूसरा है यहाँ पर काली। ठीक है, या काला। ठीक है, काली लिखा है तो काली ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लाल गेंदों की संख्या है 3 और काली गेंदों की संख्या यहाँ पर 5। तो ये बताइए थैले में कुल गेंद कितनी है? आप कहोगे सर थैले में कुल गेंद 3 और प्लस 5 बराबर 8 गेंदें हैं। थैले में कुल कितनी गेंद हैं? 8 गेंद। ये जो कुल संभावना है, कुल संभावना का मतलब ये है कि थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 गेंदों में से कोई एक गेंद निकालने की संभावना तो रहेगी ही, तो आठों में से कोई एक निकाल सकता है, यानी जो कुल संभावना बना वो कितना बना? 8 हो। यानी NS का जो मान है, NS हमने आपको बताया था यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक चर, तो NS का मान कितना है? यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है वो ये पूछा है कि जो गेंद आप निकाल रहे हो बताइए कि उसकी जो प्रायिकता है वो लाल कलर की है। ठीक है, यानी इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद जो है वो लाल हो? तो पहला वाला अगर हम देखें, पहला वाला तो लिखा है लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए जो हम चुन रहे हैं, कुल हमारे पास 8 गेंद है। ठीक है, हमारे पास कुल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंद हैं। उसमें से जो हम चुन रहे हैं वो एक गेंद चुन रहे हैं, यानी NE जो है उसका मान हम लोग क्या रखेंगे? उसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3। अब कहोगे सर
आप अभी कह रहे थे एक रखेंगे, फिर 3 कैसे हो गया? समझिए, हमारे पास कुल 8 गेंद है। 8 गेंदों में से 3 ठो लाल गेंद है कि नहीं है? 3 लाल गेंद है और हमको लाल गेंद ही चुनना है, यानी 3 गेंदों में से कोई एक गेंद हमें चुनना है जो कि लाल है। इसका मतलब ये है कि जो संभावना है वो 3 गेंदों की है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी ऐसे समझिए कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कुल 8 ठो बॉक्स हैं। बॉक्स मतलब आप गेंद समझ लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 7 और 8। इसमें से ये जो शुरू के 3 हैं ये लाल कलर के हैं, ठीक है। ये किस कलर के हैं? लाल कलर के, ऐसा आप मान के चलिए। और जो ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाले सब कितने हैं? काला कलर के हैं, ठीक है। यानी ये गेंदें काली हैं। अब हमको देखना है कि कुल कितना बनता है संभावना। तो कुल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल जो आपका संभावना है वो है 8 ठो, ठीक है। तो यानी इस बराबर हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। अब आपको चुनना है इस 8 में से लाल वाले को। तो लाल वाला कितना है? 3 है। तो ये 3 को हम यहाँ लिख दिए क्योंकि हमको जो चुनी गई संख्या है वो है लाल, और लाल कलर की गेंदों की संख्या कितना है? 3 है। इसी वजह से यानी बराबर हमने क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो अब अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें, पीई बराबर, तो पीई बराबर फार्मूला होता है एन ई, यानी चुनी गई संभावना बटे एन एस, यानी कुल संभावना, ठीक है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? पीई बराबर होता है एन ई बटा एन एस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एन ई का मान रखें तो 3 हो जाएगा और एन एस का मान रखें तो 8 हो जाएगा। यानी इसकी प्रायिकता का मान क्या हो गया? 3/8, और यही आपका आंसर है। इतनी बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन हल हो चुका। दूसरा कह रहा है यहाँ पर लाल नहीं है। दूसरा में क्या पूछा है आपसे, या क्या कह रहा है? लाल नहीं हो। लिख दीजिए यहाँ पर लाल नहीं हो। तो आप बताइए, थैले में से गेंद निकाली जाती है, अगर वो लाल नहीं होती है तो जाहिर सी बात है अगर वो लाल नहीं है तो क्या होगा? वो करिया होगा, यानी काला होगा। इसका मतलब ये है कि जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है वो काली गेंद का है। क्यों? क्योंकि पहले से कह दिया है कि जो गेंद आप निकाल रहे वो लाल नहीं होना चाहिए। जब लाल नहीं होना चाहिए तो एक ही ऑप्शन बचता है, काला वाला। यानी हमारे पास ये 5 गेंदें हैं और इन्हीं 5 गेंदों में से एक गेंद को हमें चुनना है। एन ई का मान क्या हो जाएगा? 5, यानी 5 गेंद हम लोग क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं, ठीक है। कुल कितने में से? तो यन यस, यानी 8 में से। 8 में से ये काली वाली गेंदों को चुना जा रहा है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगा पीई बराबर यन ई बटा यन एस। यहाँ पर पीई बराबर यन ई का मान क्या है? 5, एन एस का मान है 8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5/8, और यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपसे? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डिब्बा लिखेंगे, ठीक है, ऐसे डिब्बा। अब इस डिब्बे में 3 प्रकार की गोलियां हैं। कौन कौन सी? लाल हैं, सफ़ेद हैं और हरा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा लाल, यहाँ पर सफ़ेद और यहाँ पर हरा, ठीक है। अगर हम लोग लाल गोली की बात करें, यानी लाल कंचे की बात करें, तो कुल 5 ठो लाल कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 5 ठो। सफ़ेद की बात करें तो कितने हैं? 8 ठो, तो सफ़ेद हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 4 ठो हरे हैं।
तो 4 ठो हरा कंचा है, ठीक है। अब अगर हम कुल बात करें कि कुल डिब्बे में कितने कंचे हैं, तो आप कहोगे सर 5 ठो तो लाल है, 8 ठो सफ़ेद है, 4 ठो हरा है, तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 5 17 कंचे। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 कंचे हैं कुल डिब्बे में। अब जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो निकाला गया आपका कंचा है, यानी जो डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो वो निकाला गया जो कंचा है ये लाल है। क्या है आपका? लाल है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना है। तो कुल है आपका 17, यानी डब्बे में कुल कितनी संख्या में कंचे हैं? 17 हैं, तो यानी इसका मान 17 हो जाएगा। लाल कई ठो हैं? तो यन ई, यानी जो चुन रहे हैं हम लोग लाल वाले को चुन रहे हैं, वो लाल है 5 ठो। अब प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी ई बराबर यन ई बटा यन यस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तब पी ई बराबर यन ई का मान है 5 और यन यस का मान है 17, यानी पहले का उत्तर आ गया। कंचा लाल है, इसकी प्रायिकता क्या है? 5/17, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि सफ़ेद है। दूसरा में लिख दीजिए यहाँ पर सफ़ेद है। तो ये बताइए सफ़ेद कई ठो कंचा है? 8 ठो है। यन ई का मान जो है 8 ठो है, यानी हमको 17 नहीं देखना है, हमको 8 ठो कंचा देखना है। कुल कितने में से? 17 में से। तो यन एस का मान क्या हो जाएगा? 17। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो इसकी देखिए जो प्रायिकता होगा पी ई बराबर, उसके लिए फार्मूला यन ई बटा यन एस, ठीक है। हमने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। अब अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा पी ई बराबर यन ई का मान है 8, यानी चुनी गई संभावना बटे कुल संभावना 8/17। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हरा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लिखा है हरा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि कंचा हरा है, इसकी प्रायिकता क्या है। देखिए यहाँ पे निगेटिव वाला आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव वाला मतलब पता करना पड़ेगा और एक में से उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो निगेटिव बचेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि हरा है, यानी कंचा कैसा है? हरा है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए जो चुनेंगे हम लोग हरा कंचा को चुनेंगे और हरा कंचा है 4 ठो। कुल कितने में से? कुल 17 में से। तो यहाँ पर हो जाएगा 17। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगा वही यन ई बटा यन यस, यानी चुनी गई संभावना बटे कुल संभावना। तो यहाँ पर पी ई बराबर यन ई का मान है 4, यन यस का मान है 17, यानी कंचा हरा है, इसकी प्रायिकता है 4/17। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कंचा हरा नहीं है, यानी निगेटिव वाला निकालना है। तो अगर हमको P डैश ई निकालना है, यानी कंचा हरा नहीं है, तो एक में से कंचा हरा है इसकी प्रायिकता घटानी पड़ेगी, यानी एक में से पॉजिटिव वाले को घटा देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा निगेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P डैश ई बराबर 1 माइनस पी ई। पी ई का मान है 4/17, तो 17 एकम 17 कर देंगे। यहाँ पर P डैश ई बराबर, देखिए 17 एकम हो जाएगा 17, 17 में से 4 को आपको घटाना पड़ेगा, तो 17 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 13 बचेगा, यानी ये हो जाएगा P डैश ई बराबर 13/17 और यही आपका हो जाएगा फाइनल उत्तर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो चुका, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट 8 5 13/17 कर सकते थे, लेकिन जो आपके बोर्ड पेपर में लगेगा वो ऐसे लगेगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है।
शॉर्टकट आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है ऐसे सवालों में, क्योंकि ऐसे सवालों में ना तो जोड़ घटाना कुछ होता नहीं है। तो एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा बच्चे एक्सप्लेन करके इसको बताएं, और अगर आपने शॉर्टकट में लिखा है तो वो समझेगा आप नकल मारे हैं, और आपका हो सकता है कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको सारी चीज़ों को लिख कर तब लगाना है, तब ज़्यादा आपका यहाँ पर बेनिफिशियल वो होगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपसे, यहाँ पर एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, अच्छा ये तो 9 था ना, 10वां हमको देखना है, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है, एक पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक क्या होता है, एक तरीके से गुल्लक समझ लीजिए, जो आप घर में छोटा सा गुल्लक लाकर उसमें पैसे, रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया जो आप रखते हो, वही आपका क्या है, पिग्गी बैंक है। तो कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में यहाँ पर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक, समप्रायिक का मतलब होता है कोई भी सिक्का गिर सकता है। ठीक है, उसके परिणाम समान है, संभावित है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से आप समझ लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए पिग्गी बैंक, ऐसे पिग्गी बैंक। ठीक है, अब जब इसको लिख दिए हैं तो इसमें 4 तरीके के देखिए सिक्के हैं। कितने तरीके के हैं आपके यहाँ पर, 4 तरीके के। अब वो 4 तरीके के कौन कौन से हैं, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी यहाँ पर सिक्का है 50 पैसे का। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 रुपए, और ये कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 2 रुपया, कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। उसके बाद कह रहा है कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के यहाँ पर 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पिग्गी बैंक को उल्टा करके कोई भी एक सिक्का निकाला जाता है और सिक्का के गिरने की जो परिणाम है वो समप्रायिक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 50 पैसे का सिक्का होगा, यानी जो पैसा गिरा है वो 50 पैसे का होगा। यही हमसे पूछा है, 50 पैसे का होगा। तो आप बताइए सबसे पहले कि इस पिग्गी बैंक में कुल कितना पैसा है। कितना पैसा से मतलब ये है कि पैसों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 50 पैसा का 100 ठो सिक्का है, 1 रुपया का 50 ठो सिक्का है, फिर प्लस 2 रुपया का 20 ठो सिक्का है, और 5 रुपया का 10 ठो सिक्का है। तो कुल अगर हम सिक्कों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 और 50 150, फिर 20 70, और 10 180, यानी 180 सिक्के कुल मिला जुला कर हैं। ठीक है, 180 सिक्के इस गुल्लक में हैं, यानी पिग्गी बैंक में है। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि 50 पैसे की कुल संख्या में सिक्के कितने हैं, 100 हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए यन ई बराबर हम लोग 50 पैसे वाले को चुन रहे हैं और इनकी संख्या है 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 कुल कितने में से, तो कुल हमारे पास सिक्के हैं 180, तो यानी यस का मान क्या हो जाएगा, 180। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता बराबर क्या फार्मूला होता है, पी ई बराबर होता है यन ई बटा यन यस। तो पी ई बराबर यन ई का मान है 100, यन यस का मान है 180। अगर हम इसको काट दें तो ये आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म,
फिर 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/9 और यही हमारा फाइनल उत्तर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता क्या है आपका यहाँ पर 5/9। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, यानी जो सिक्का है वो 5 रुपए का नहीं होगा। इसका मतलब आप समझते हो? जैसे गुल्लक में से पैसा आपने निकाला और जो पैसा निकला वो 5 रुपए का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो देखिए, नहीं है से मतलब निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव पूछ रहा है तो आप पहले ये निकालने की कोशिश करिए कि अगर सिक्का निकाला गया और वो 5 रुपए का है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी पॉजिटिव वाला पहले निकालिए। पहले आप एन ई बराबर 5 रुपए के सिक्का के होने की प्रायिकता निकालिए। तो 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। कुल कितने में से? 180 में से। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी पिग्गी बैंक से पैसा निकाला जाता है और वो पैसा 5 रुपए के सिक्के का है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन एस। यहाँ पर पी ई बराबर एन ई का मान कितना है? 10 है। एन एस का मान है 180। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/18। ठीक है, 1/18 ये वो प्रायिकता है जो 5 रुपए के सिक्के का है। हमसे पूछा है 5 रुपए का नहीं होगा, यानी निगेटिव वाला पूछा है। तो जब आपसे निगेटिव वाला पूछे तो मतलब पी डैश ई पूछा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुल प्रायिकता होती है 1, और अगर हम 1 में से पी ई यानी पॉजिटिव वाले की प्रायिकता घटा देंगे तो जो बचेगा वो निगेटिव का बचेगा। यानी 5 रुपए का सिक्का नहीं है, हो जाएगा 1 माइनस 5 रुपए का सिक्का है, इसकी प्रायिकता है 1/18। तो 18 का 1 में क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे, तो 18 माइनस 1/18, 18 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 17 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 17/18 और यही हमारा उत्तर है। इसका मतलब ये है कि सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा, इसकी प्रायिकता है 17/18। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए, जल जीव का मतलब होता है एक्वेरियम, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, मछली घर होता है, यानी मछलियों का आवास। जैसे आप जाओगे बड़े बड़े होटल में या बड़ी जगहों पर जब आप जाते हो तो कांच में क्या होता है कि रंग बिरंगी मछलियाँ तैरने के लिए उस कांच के बर्तन में पानी भरकर छोड़ी जाती हैं, उसी को बोला जाता है जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम, मछली घर। ठीक है, एक दुकानदार से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 14.4। तो आपकी किताब में आकृति बना होगा, यहाँ पर हम आकृति नहीं बनाए हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो ऐसे समझिए कि ये आपका क्या है? ठीक है, अब इसमें दो तरीके की मछली हैं, एक है नर मछली और एक है मादा मछली। ठीक है, जो नर मछली है उनकी संख्या कितना है? 5 है, और जो मादा मछली है उनकी संख्या क्या है? यहाँ पर 8 मादा मछली है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो जल जीव कुंड में कुल मछली कितनी हो जाएगी? तो 5 ठो नर है और 8 ठो मादा, यानी कुल 13 मछली हैं। ठीक है, यानी उस जल जीव कुंड में कुल कितनी मछलियां हैं? 13 मछलियां हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये बताना है कि जो वो मछली निकाली जाती है देने के लिए वो मछली नर मछली है, यानी चुना किसको जा रहा है? नर मछली वाले को। ठीक है,
यानी यन ई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुल कितने में से चुना जा रहा है, 13 मछलियों में से चुना जा रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी यन ई बटा यन यस, यानी 5/13, और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी प्रायिकता हो जाएगा 5/13। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग अगला देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी संख्या को इंगित करता है, किसी एक संख्या को। ठीक है, देखिए आकृति 14.5, आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको आकृति 14.5 दिखेगा। यहाँ पर हम नहीं बनाए हैं, अभी हम आपके सामने यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, किसको इंगित करेगा, पहला है 8 को करेगा, दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। आप ऐसे समझिए कि जब आप मेले में जाते हो तो आपको इस तरीके का एक गोलाकार क्या दिखाई देता है, वृत्त बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यानी वृत्ताकार पार्ट दिखाई देता है। उसमें आप देखोगे रंग बिरंगा इस तरीके से, यहाँ पर रंग बिरंगा क्या होगा, यहाँ पर भाग बने होंगे। जैसे अगर हम इसको 1 माने, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे तीर लगा है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर इसको स्पिन किया जाता है, मतलब ऐसे घुमाया जाता है। जब घुमाएंगे तो इस पर कुछ राशि अंकित होती है। ठीक है, और घुमाने के बाद जिस पर ये रुकता है उसी पर क्या होता है, यहाँ पर उसी के हिसाब से आपको इनाम दिया जाता है। एक तरीके से मेले में ये लोग खेल दिखाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उससे पैसा भी कमाते हैं। तो यहाँ पर यही आपका बना हुआ है, अगर आप किताब में देखोगे तो कुछ ऐसा ही बना हुआ दिखेगा आपको। तो कह रहा है कि जब इसको घुमाया जाता है तो बताइए ये 8 को इंगित करेगा। पहले ही पूछ लिया जाता है कि बताओ किसको इंगित करना चाहते हो आप कहोगे हम 8 को करना चाहते हैं, घुमा देगा। घुमाने के बाद अगर वो 8 पर ही रुकेगा तब तो आप जीत गए, नहीं तो आप पैसे हार जाओगे। एक तरीके से जुआ होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम इस तीर को घुमाएं और ये तीर जाकर 8 पर ही रुके, इसकी क्या प्रायिकता है। तो आप समझो यहाँ पर इसमें कुल कितने खाने हैं, कुल हैं आपके 8 खाने। तो एस का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे एस का मान 8 हो जाएगा, जितने खाने हैं उनकी संख्या उतनी संभावनाओं को बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबर लिखे हैं इनको नहीं जोड़ना है, ये जो खाने बने हुए हैं इनको जोड़ना है। तो कुल कितने खाने हैं, 8 खाने हैं। उनमें से ये जो इंगित करेगा पहला वाला, वो क्या कर रहा है, 8 को करेगा, यानी 8 को करेगा, 8 को इंगित करेगा। इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब आपके पास देखिए 8 खाने हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा हुआ है। उसमें से एक खाने में 8 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 8 को इंगित करेगा ऐसा खाना कई ठो है, एक ही ठो है। तो मतलब यन ई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। कुल आपके पास 8 खाने हैं, 8 खाने में एक खाने में ऐसा लिखा हुआ है कि वो 8 है। इसका मतलब ये है कि एक खाना, कुल 8 खाने में से एक खाना ऐसा है जिसमें 8 लिखा हुआ है, वही 8 को इंगित करेगा। इसका मतलब यन का मान क्या हो जाएगा, 1। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता आप जानते हो, यन ई बटा यन यस। ये हो जाएगा पी ई बराबर, यन ई का मान 1 है और यन एस का मान है 8, तो 1/8 हो जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा पहला का। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरा हमसे कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा।
एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या को करेगा से मतलब ये है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो आप बताओ यहाँ पर कुल 8 खाने हैं, 8 खाने में से विषम संख्या कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। यानी 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना और 4 खाना ऐसा है जो कि विषम संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो यनयस है वो तो है आपका 8, यानी कुल खाना कितना है? 8 ठो है। और जो यनई आप चुन रहे हो वो कितने खाने को चुन रहे हो? 4 खानों को चुन रहे हो, जिसमें विषम संख्या इंगित है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता वही यन ई बटा यन यस, यानी पी ई बराबर क्या हो जाएगा? यन ई का मान है 4, यन यस का मान है 8। इसको अगर हम लोग यहाँ पर भाग दें तो 1/2 आएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। यानी एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। अब तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पर ये है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ये बताइए, लिख भी देते हैं। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो आप समझो 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 से बड़ी हैं। उनका मान क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। यानी कुल 6 खाने ऐसे हैं जो कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करते हैं कुल 8 खानों में से। यानी जो यनयस का मान है वो तो नहीं बदलेगा, 8 ही रहेगा। यन ई का मान चेंज होगा क्योंकि कुल 6 खाने हैं, ठीक है, जो कि 2 से बड़े हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगा पी ई बराबर यन ई बटा यन यस। तब पी ई का मान क्या हो जाएगा? यन ई का मान है 6, यन यस का मान है 8। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/4। यानी 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। इसकी प्रायिकता क्या है यहाँ पर? 3/4 है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम इसको हटा देते हैं। अब आपको दिख रहा है, ठीक है। कितना है आपका यहाँ पर? 3/4। अब क्या है अगला? चौथा वाला। चौथा वाला कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। यहाँ पे लिखा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या को करेगा इसका मतलब है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो ये बताइए 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? तो कुल 8 संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कुल 8 में से 8 संख्या ऐसी है जो कि 9 से छोटी है। तो मतलब यनयस का भी मान है 8 और यन ई का भी मान क्या है? 8 ही है, क्योंकि 8 संख्या ऐसी है जो कि 9 से क्या है? छोटी है। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? पी ई बराबर यन ई बटा यन यस, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ लगा देते हैं पी ई बराबर यन ई का मान 8, यन यस का मान 8। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर हम देखें 8 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। मतलब 9 से छोटी संख्या मतलब 8 ऐसी संख्या है जो कि इंगित होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या है? 1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या भी 8 है और कुल मान भी 8 है। तो 8 से 8 कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रायिकता क्या होता है, संभव घटना क्या होती है, असंभव घटना क्या होती है, 12 क्वेश्चन तक पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 13 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जाए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अब लेंदी हो सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे, बस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप समझ के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना है नहीं, आपको आराम से आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन 13 से लेकर 24 तक जो होगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में समाप्त कर दें, ठीक है।
नहीं हो पाएगा तो एक दो पार्ट में उसको डिवाइड करके हम लोग हल कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।